Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Vision IS Means 365. Many of my viewers were demanding कि जो है हमारे चैनल पे मीन्स 365 का एक कंप्लीट एनालिसिस स्टार्ट किया जाए. सो एज पर देयर डिमांड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मीन्स 365 का कंप्लीट डिस्कशन. ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मीन्स 365 का यूज़ क्या होगा. तो इसका यूज़ इस तरीके से है कि जो भी पर्सन हु इज़ गोइंग टू अपीयर दिस ईयर फॉर द मेंस उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आपको मेंस का आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा. उसके साथ साथ जो पर्सन नेक्स्ट ईयर भी अपीयर करने वाला होगा, दैट इज़ 2021 में, उनके लिए भी ये जो रहेगा बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको कंप्लीट एक साल का जो है एनालिसिस मिल जाता है. ठीक है, तो आपको किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, ठीक है, इस सब का एक आइडिया आ जाता है. दस means 365 is one of the topper suggested. Along with this, it is one of the important PDF, ठीक है, जो हमें रेफर करना चाहिए. एंड रिगार्डिंग टुडेज डिस्कशन, तो हमारा आज का डिस्कशन पॉलिटी सेक्शन में रहेगा. ठीक है, तो पॉलिटी का पार्ट जो है हम कवर करने वाले हैं. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि विजन का हम जो डेली मंथली जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है, मंथली जो कंपाइलेशन का डिस्कशन करते हैं, जहाँ पे हम पॉलिटी से लेकर, ठीक है, सोशल इशू हो, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ठीक है, सब जो टॉपिक डिस्कस करते हैं उसी फॉर्मेट में इसका भी डिस्कशन रहेगा. ठीक है, तो आज पर्टिकुलरली पॉलिटी का सेक्शन का डिस्कशन रहेगा. ठीक है, और जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा जो होता है इनका कंपाइलेशन, ठीक है, क्योंकि एक साल की कंप्लीट जो है मीन्स 365 के 365 डेज का पूरा एनालिसिस रहता है. सो ये जो डिस्कशन होता है वो बहुत बढ़ा जाएगा. ठीक है, तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, यहाँ पे 9 टोटल डिवीज़न है, तो इसी के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक्स हैं वैसे ही हम कवर करेंगे. ओके, आज का जो स्पेसिफिक डिस्कशन रहेगा वो रहेगा सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन. जो फर्स्ट टॉपिक है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन से, ठीक है, किसका, विजन आईएएस का मीन्स 365. ठीक है, जो विजन आईएएस का मीन्स 365 का पॉलिटी का जो है सेक्शन, वहाँ से सेंटर और स्टेट के रिलेशन रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे. ठीक है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में बाकी जो जितने भी सेक्शंस है वो कवर कर लूँगी. और आज के डिस्कशन में कौन से न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहला है कि सेंटर और स्टेट रिलेशन में क्या इफेक्ट्स आए ड्यूरिंग द कोविड-19. अलॉन्ग विद दिस डिमांड फॉर अ सिक्स्थ शेड्यूल स्टेटस, इनर लाइन परमिट, आर्टिकल 370 specific provision for the other state, India's asymmetric federalism. Okay, these are the 5 news that we are going to discuss in the today's section from the center and state relation from the Vision IS 365 compilation. And अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ do subscribe our channel, because in our channel we are going to discuss the entire current affairs section, जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, इनसाइट से लेके, ठीक है, इनसाइट का डेली डिस्कशन, उसके साथ साथ मंथली कंपाइलेशन का डिस्कशन विजन का, ठीक है, उसके साथ साथ डिफरेंट जो है स्ट्रैटेजिक रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं. सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़. ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़. एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा हो रही हो या कुछ भी सजेशन हो, आप प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट, और you can mail me. The mail id is mentioned in the about section of my channel. Okay, so let's start our discussion. तो सेंटर और स्टेट रिलेशन रिलेटेड टॉपिक से सबसे पहले न्यूज़ है कि सेंटर स्टेट रिलेशन ड्यूरिंग द कोविड-19. ठीक है, तो कंटेक्स्ट देखा जाए सबसे पहले, तो कंटेक्स्ट ऐसा है कि कोविड-19 के वजह से एक फ्रिक्शन डेवलप हो गया है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड-19 के वजह से, ठीक है, सेंटर और स्टेट को जो है ये कोविड का क्राइसिस मैनेज करते वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है. एंड दस वाइल फेसिंग एक प्रॉपर जो है, क्योंकि सेंटर का कुछ डिफरेंट ये रहता था, ठीक है, स्ट्रैटेजी, या स्टेट का कुछ डिफरेंट, दस दिस अराइज लिटिल बिट फ्रिक्शन बिटवीन दिस बॉडीज. ओके, दैट इज सेंट्रल एंड द स्टेट्स. अभी हम देखते हैं कि क्या इशू अराइज हुए हैं. ठीक है, व्हाट वेयर द इश्यूज ड्यूरिंग द कोविड-19. सो सबसे पहला जो इशू है, ठीक है, तो सबसे पहला जो इशू है वो है वन साइज फिट ऑल अप्रोच. तो क्या हुआ है इसमें कि जो रिसेंटली हम जानते हैं कि कोविड-19 के वजह से क्या हुआ है, सेंटर जो था उनका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सेंटर इशू करता था टॉप
टू टॉप डाउन होमोजीनियस सेट ऑफ अ गाइडलाइन, ठीक है, फॉर द स्टेट कि वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। पर एक बार क्या हुआ, जब केरला ने डिसाइड किया कि वो ओपन अप करेंगे रेस्टोरेंट एंड बसेस, ठीक है, उसके साथ साथ प्राइवेट व्हीकल्स इन द स्पेसिफिक जोन, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा बोला उनको कि आप जो है आपके जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं आपके गवर्नमेंट थ्रू, दिस आर डायल्यूटिंग अवर गाइडलाइन एंड दस एक जो 1 फीट फॉर ऑल अप्रोच वाली जो उनका जो स्ट्रैटेजी था वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली एक सेंटर और स्टेट के बीच में क्राइसिस अराइज कर रहा था, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट सब इशू, ठीक है, नेक्स्ट इशू अगर देखा जाए तो नॉन कंसल्टेटिव, ठीक है, नॉन कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग। तो क्या हुआ है इसमें कि सेंटर जो था, ठीक है, सेंटर का ऐसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट neither draw up any plan nor did it consult the state government before it imposed the lockdown, ठीक है। तो लॉकडाउन उन्होंने डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया विदाउट कंसल्टिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट, दस जो उस टाइम पे, ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज जो है इम्पैक्ट स्टेट पे पड़ा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि वो वापस उनके अपने अपने स्टेट में जाना है, ठीक है, इस तरीके से बहुत इशू अराइज हो गए थे, ठीक है। तो नॉन कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जो सेंटर ने दिखाई टूवर्ड द स्टेट बिफोर इम्पोजिंग द लॉकडाउन, दिस अराइज अ मेन प्रॉब्लम ड्यूरिंग द COVID-19, ओके। एंड मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माइक्रो मैनेजिंग, ठीक है। तो माइक्रो मैनेजिंग ये इसमें क्या है कि इसमें ऐसा है कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम वो आर सेट टू प्लेस वेयर द COVID-19 spread was considered serious for assessment and suggestion additional mitigation measures, ठीक है। तो सेंट्रल थ्रू जो थी इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम अपॉइंट की जा रही थी जहाँ पे COVID-19 के काफ़ी ज़्यादा सीरियस केसेस है, ठीक है, वहाँ पे उनको अपॉइंट इसलिए किया जा रहा था फॉर द असिस्टमेंट और सजेस्ट करे कुछ एडिशनल मिटिगेशन मेजर। हाउएवर इट वाज डन without any clarification clarifying the category on the basis of a selection of a district, और वो कहीं ना कहीं एक जो स्पिरिट होता है फेडरलिज्म का, ठीक है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया जाता है, ठीक है, फेडरलिज्म, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है, ठीक है। दिस इज द थर्ड इशू बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी नेक्स्ट इशू क्या थे, यहाँ पे जैसे मेंशन है दैट इज इम्पैक्टिंग द स्टेट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो क्या हुआ है, वाइल ऑन द वन हैंड स्टेट का जो रेवेन्यू स्ट्रीम था वॉज ड्राइंग अप, ठीक है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था, मतलब डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, जैसे कि बाकी जो फैक्टर्स थे, ठीक है, जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि ऑन द अकाउंट ऑफ अ बैन ऑफ अ अल्कोहल सेल एंड द फॉल ऑफ अ रियल स्टेट मार्केट्स, इस तरीके से जो रेवेन्यू जनरेटिंग मेनली स्ट्रीम्स थे वो कहीं ना कहीं बंद होने की वजह से स्टेट का रेवेन्यू जो था वो कम हो रहा था, एंड 10 सेंटर्स ने स्टेप्स लिए थे फर्दर क्रीपिंग द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ दिस स्टेट एंड विच वेयर अ forefront on the war against the pandemic. Along with this, center government जो था, ठीक है, enhance the borrowing limit of the state government from 3% to the 5% of a देयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ये लिमिट के वजह से भी जो था एक हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, उन्होंने इनाउंस किया था कि बोरोविंग लिमिट जो स्टेट की थी, ठीक है, 3% टू द 5%। हाउएवर ओनली the first 0.5% of this increase is unconditional and remaining was लिंक टू द स्पेसिफिक रिफॉर्म, ठीक है। तो उनमें से इन्होंने फंडिंग तो बढ़ा दी, ठीक है, बोरोविंग लिमिट जो स्टेट की थी फॉर 3% to 5%, पर वो जो था, ठीक है, ओनली फॉर द फर्स्ट 0.5% जो था दिस वॉज इंक्रीज अनकंडीशनली एंड रिमेनिंग वॉज अ लिंक टू द स्पेसिफिक रिफॉर्म, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट ऐसा है कि सेंटर ने हैज़ डिक्लेयर कि एक कॉपरेशन डोनेटिंग टू द PM केयर, ठीक है, कैन अवेल अ CSR एक्सेप्शन, ठीक है। तो CSR एक्सेप्शन रहेगा ऐसे जो है, ठीक है, दैट इज कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सेप्शन रहेगा, उन्होंने ऐसा बोला था वाइल देयर इज एनी डोनेशन टू द PM केयर फंड, ओके, एंड बट दोज आर डोनेटिंग टू द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड कैन नॉट, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट था, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है बोल सकते हैं कि एक ऑटोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा था, ठीक है। दिस आर द फ्यू पॉइंट रिगार्डिंग द अदर फैक्टर विच कॉज सच एम्बिग्यूटीज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सो देर आर फ्यू पॉइंट दैट इज कि इश्यूज विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, दैट इज जो 7th शेड्यूल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट हैव एनी implicit entry of a disaster management and hence parliament had made a restore to the concurrent
list entry on a social security and a social insurance, employment and unemployment to trigger the provision of a disaster management act. So this was the issue related to the constitutional provision, ठीक है, regarding the point of a seventh schedule. along with this जो central public था, ठीक, सॉरी, जो public order और पब्लिक हेल्थ जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो लाई करता है स्टेट्स पे, ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. सो वेरियस स्टेट जो थे, दे हैव इवोक द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 टू पास order and guideline on of a social distancing etc. and but there was lack in the clarity how the center and state जो interpret करने वाले हैं their role अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज काफ़ी सारे जो फैक्टर्स थे, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक हेल्थ जो था, इट वाज लाइंग अंडर द स्टेट सब्जेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दस एक जो प्रॉपर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर कि किस तरीके से वो इंटरप्रेट करने वाले उन दोनों का रोल, वो कहीं ना कहीं लैक था. एंड दिस वॉज वन ऑफ द factor which was leading toward the ambiguity between the center and the state. Moving toward the next issue related to the disaster management act, ठीक है, 2005 का, ठीक है. while enforcing the provision जो disaster management act के अंडर सेंटर जो गाइडलाइंस इशू कर रहे थे, ठीक है, सेंटर ने डिक्लेयर किया था पैंडमिक एज अ नोटिफाइड डिजास्टर टू रेमेडी द सिचुएशन. बट जो डीएम दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट करता है, दैट इज सेंटर कैन take all the such measure as it deemed necessary, which leaves a room for it to have a almost sweeping पावर, ठीक है. डीएम एक्ट जो है, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली एम करता है एट अ टारगेटिंग एपिडेमिक, और जो सेंटर था कुडंट यूज दिस प्रोविजन टू इनैक्ट द लॉ. एंड दस ये भी एक इशू था रिगार्डिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है. तो वहाँ पर डीएम जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, वहाँ पे तो कुछ स्पेसिफिकली एम नहीं था टारगेटिंग द एपिडेमिक, बट जो सेंटर था, ठीक है, दस कैन नॉट यूज दिस प्रोविजन. पर हम देख सकते हैं कि सेंटर वॉज यूजिंग सच टाइप, एंड दस दिस वॉज द इशू. नेक्स्ट वन इज इशू विद द एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट, ठीक है, 1897 का जो एक्ट है, ठीक है, ये एम्पावर करता है दोनों को, दैट इज सेंटर और स्टेट को, कि वो रेगुलेट करे द स्प्रेड ऑफ अ एपिडेमिक डिसीजेस. बट हाउएवर जो एक्ट है वो एम्फसाइज करता है ओनली द पावर टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द एपिडेमिक, बट इट डज नॉट डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ड्यूटीज इन प्रिवेंटिंग द एपिडेमिक. सो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यू. रिगार्डिंग यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, उसका पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. वहाँ पे मेंशन किया है कि अदर लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल गैप बिटवीन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डीलिंग ऑफ अ कोविड-19, ठीक है. अभी तो हमने इतने पॉइंट्स कवर कर लिए, पर बाकी जो थे पॉइंट्स वो देखते हैं. तो सबसे पहला है कि डेफिनेशन ऑफ अ लीथल और अ इन्फेक्शंस और अ कॉन्टेजियस डिसीज, ठीक है, वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया था बाय एनी लेजिस्लेशन, ठीक है. किसी भी टाइप का एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं था. उसके साथ साथ किसी भी टाइप का एक नॉन इलाबोरेशन ऑन द रूल एंड द प्रोसीजर विच वॉज डिक्लेयरिंग अ पर्टिकुलर डिसीज एज अ एपिडेमिक, ठीक है. तो किसी भी टाइप का एक रूल्स नहीं था या प्रोसीजर नहीं था जो कोविड-19 को डिक्लेयर करे एज अ एपिडेमिक, ठीक है. This was an issue. Second one was that there was no specific provision on a sequestration and a sequencing regard the dissemination of a drugs, ठीक है. एंड द क्वारंटाइन मेजर्स रिलेटेड किसी भी टाइप का एक स्पेशल प्रोविजन मेंशन नहीं था, ठीक है, किसी भी टाइप के प्रोविजंस नहीं थे. द मैनेजमेंट ऑन द हेल्थ क्राइसिस हैज़ बिकम एन इशू ऑफ अ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है. तो जो मैनेजमेंट है हेल्थ क्राइसिस का, वो हो गया एक इशू इन द लॉ एंड ऑर्डर. एंड मेजर जो नोटिफिकेशन थी एंड गाइडलाइंस थे रिलेटेड टू द कोविड-19 which were issued by the Ministry of Home Affairs and not by the Ministry of Health and Family welfare, ठीक है. तो ये भी एक पॉइंट है. नेक्स्ट वन क्या था कि कंसोलिडेटेड एंड अ प्रोएक्टिव पॉलिसी अप्रोच वॉज absent, ठीक है. कंसोलिडेट और प्रोएक्टिव जो पॉलिसी अप्रोच होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम था. एंड इनफैक्ट देयर हैज़ बीन एन एडॉक रिएक्टिव अंडर रूलिंग, ठीक है. जैसे हम माइग्रेंट वर्कर के केस में वो ट्रीटमेंट उनकी दिखी, वो वाला एक फैक्टर आ जाता है. और जो ईडीए, ठीक है, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट है, ठीक है, इट डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन ऑन आइसोलेशन एंड सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर डिसिमिनेशन ऑफ अ ड्रग्स एंड और अ वैक्सीन एंड अ क्वारंटाइन मेजर्स और अदर एनी प्रिवेंटिव स्टेप्स, ठीक है. दिस वेयर द फ्यू अदर लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल गैप which were observed during the dealing with the crisis of a COVID-19. Moving toward the next point, यहाँ पे और कुछ मेजर्स दिए हैं कि अदर फेडरल गवर्नमेंट हैंडल हाउ दे हैंडल द कोविड-19. तो कनाडा ने क्या किया था, इमरजेंसी मेजर्स और इमरजेंसी मैनेजमेंट एट अ फेडरल लेवल आर गवर्न बाय द इमरजेंसी एक्ट 1988 एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट 2007, ठीक है. ये कनाडा का एक्ट है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द जो प्रोविजंस है वहाँ पे, ठीक है, दे
ऑल्सो दे हैव देयर ओन हेल्थ एक्ट, ठीक है, जो डिलानेट करता है उनको मेजर्स, ठीक है, जब हेल्थ इमरजेंसी आती है किस तरीके से उनको करना चाहिए, वो सारा मेंशन है उनके एक्ट में. एंड मोस्ट हेल्थ क्राइसिस जो आए कनाडा में आर हैंडल एट द प्रोविजनल लेवल इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो प्रोविजनल लेवल विद द कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ही हैंडल किए गए कनाडा में, ठीक है. उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में कैसा दिखाई दिया, एक नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट है 2007 का ऑस्ट्रेलिया का, जो पुट करता है इन अ प्लेस द प्रोसेसेस एंड द स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट एंड डील द नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है. तो उनके एक्ट के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने उनका जो कोविड-19 के केसेस है उन्होंने हैंडल कर दिया, ठीक है. तो ये दोनों फेडरल गवर्नमेंट ने अपने अपने जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कोविड-19 को हैंडल किया, ठीक है, कोविड-19 के क्राइसिस को हैंडल किया. अभी वे फॉरवर्ड क्या है इस न्यूज़ का, वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ हैविंग अ मल्टी लेवल फेडरल सिस्टम ये है कि इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ गवर्नेंस स्ट्रक्चर एट अ most of the local level which is the best place to deal with the emerging crisis for responsive and efficient governance that is tailored to meet a local exigence. State and a third tier जो government है should take किंग द लीड टू टैकल द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, ठीक है. तो है ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि लोकल लेवल तक तो होता है, पर इन सबको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इंश्योर करते हुए चलना चाहिए, तभी जो है ये हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर सकता है, ठीक है. इन दिस वे वी कैन कंक्लूड एंड अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे और एक मेंशन किया है कंक्लूजन में, सॉरी वे फॉरवर्ड में, दैट इज एआरसी जो होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ रिकमेंड किया गया है. द एडिशनल टू द न्यू एंट्री इन द कॉन्करेंट लिस्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अ डिजास्टर एंड इमरजेंसी नेचुरल एंड अ मैनमेड, ठीक है, इट इज reiterate a national commission for reviewing the work of a constitution and later by the minister of home affairs task force set up to review the disaster management act. मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यू डिमांड फॉर द 6th शेड्यूल. तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो अरुणाचल प्रदेश अकेडमी है उन्होंने अनएनिमसली पास किया एक रिजोल्यूशन फॉर द एंटायर स्टेट कि वो इंक्लूड किया जाए इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो मैं आपको बता देती हूँ कि बैकग्राउंड क्या है इसका. तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड पुट की है कि उनकी जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश उसको 6th शेड्यूल में रखा जाए, ठीक है. उसमें क्या होगा, 6th शेड्यूल में रखने के बाद क्या होगा, इट विल बी प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द कस्टमरी राइट्स ऑफ अ ट्राइबल्स रिगार्डिंग देयर ओनरशिप एंड द ट्रांसफर ऑफ अ लैंड अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट. एंटायर स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी डिमांड है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेव करे आर्टिकल 371H and put the Arunachal Pradesh under the provision of article 371A and 371G के अंडर, ठीक है, इन द लाइन ऑफ नागालैंड मिजोरम, ठीक है. मिजोरम और नागालैंड तो इनिशियली इस आर्टिकल्स में है, तो इनके साथ साथ हमें भी जो है इसमें रखा जाए, ऐसा अरुणाचल प्रदेश की डिमांड थी, ठीक है. तो आर्टिकल जो 371A है और 371G है वो स्पेशल प्रोटेक्शन देता है विथ रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस एंड द सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉ एंड अ राइट टू द ओनरशिप एंड द ट्रांसफर ऑफ अ लैंड टू द ट्राइबल, कहाँ पे, नागालैंड और मिजोरम स्टेट्स के, ठीक है. और जो आर्टिकल 371H है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो स्टेट गवर्नर होता है उसके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड इट इन द डिस्चार्ज ऑफ अ फंक्शन रिलेटेड टू देयर टू, ओके. एंड दो प्रेजेंटली अरुणाचल प्रदेश जो है हैज़ अ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873, ठीक है, जो प्रोहिबिट करता है ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी एंटर करते अरुणाचल प्रदेश विदाउट अ वैलिड इनर लाइट परमिट, ठीक है. तो उनके पास अगर इनर लाइट परमिट नहीं होगी तो दे कैन नॉट एंटर टू द अरुणाचल प्रदेश. सो अभी यहाँ पे एक दिया है कि परमिट फॉर, ठीक है, ये तो हो गया इंडिया के बेस पे. तो परमिट फॉरेन का केस में क्या होता है, इफ दे वांटेड टू एंटर टू द अरुणाचल प्रदेश, तो एवरी फॉरेनियर एक्सेप्ट जो सिटीजन है भूटान के, ठीक है, हु डिजायर टू एंटर इन द प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड एरिया इज रिक्वायर्ड कि वो ऑब्टेन करे एक स्पेशल परमिट कॉल एज द प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और द रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट फ्रॉम द जो भी अथॉरिटी होती है उनके लिए, ठीक है. तो दिस आर द बैकग्राउंड रिगार्डिंग द 6th शेड्यूल. तो 6th शेड्यूल क्या करता है, तो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है पावर टू द ट्राइबल कम्युनिटी कि वो एडमिनिस्टर करे उनका ट्राइबल एरिया, ठीक है. तो किस 4 स्टेट को दिया है ये प्रोविजन, ठीक है, मतलब 6th शेड्यूल में कौन से 4 स्टेट है, वो है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है. दिस आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस 6th शेड्यूल एंड अंडर द provision of article 244 to 275A of the 1 of the constitution.
आर्टिकल 244 क्या बताता है, ये प्रोवाइड करता है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल सिस्टम हो एडमिनिस्ट्रेशन की फॉर द सर्टेन एरिया विच आर डेजिग्नेटेड इन एज अ शेड्यूल एरिया एंड द ट्राइबल एरिया। और आर्टिकल 275 क्या बताता है, इट मेक द प्रोविजन फॉर द स्टैट्यूटरी ग्रांट हो टू बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सच ग्रांट्स जो होते हैं, ठीक है, ऑल्सो इंक्लूड अ स्पेशल ग्रांट जो यूज किए जाते हैं फॉर प्रमोटिंग the welfare of a scheduled tribe or for raising the level of administration of a scheduled area in the state. Now regarding the advantage क्या होता है if any state is included in the schedule 6, तो शेड्यूल 6 से क्या होता है, शेड्यूल 6 से काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, इन द डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन ऑफ अ पावर, प्रिजर्व एंड promote the distinct culture of a region एंड प्रोटेक्टिंग एग्रीगेन राइट, ठीक है, इंक्लूडिंग राइट ऑफ लैंड, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है benefits मिलते हैं if any state is being placed in the sixth schedule. So what are the डिफरेंट फीचर्स, ठीक है, स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन और स्पीडी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या डिफरेंट फीचर्स है। तो सबसे पहला है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, इसका सेटअप किया जाता है, वहाँ ये जो एक बॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है अ डिस्ट्रिक्ट इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ वेरिंग डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है, विद इन द स्टेट लेजिस्लेटर। जितने भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है वहाँ पे 30 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडेड नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। उसके साथ साथ ऑटोनॉमस रीजन का भी होता है, ठीक है। इफ़ देर आर अ डिफरेंट शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, वो डिवाइड किए जाते हैं इन द ऑटोनॉमस रीजन, ठीक है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होती है वो फर्दर डिवाइड किए जाते हैं ऑटोनॉमस रीजन, अगर वहाँ पे किसी भी टाइप की डिफरेंट एक शेड्यूल टाइप हो तो, ठीक है। रिगार्डिंग द नेक्स्ट फीचर दैट इज द लेजिस्लेटिव पावर, जो भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं वो एम्पावर्ड होते हैं कि वो लेजिस्लेटिव लॉ बनाए विथ ड्यू अप्रूवल ऑफ अ गवर्नर्स, लिमिटेशन टू द पावर ऑफ अ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर ओवर ऑटोनॉमस रीजन, ठीक है। तो एक्ट जो पास किया जाता है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, मे और मे नॉट बी लीव्ड इन एनी रीजन अनलेस प्रेसिडेंट और गवर्नर ने अप्रूवल नहीं दिया हो, ठीक है। जुडिशियल पावर के केस में अगर देखा जाए तो कंसिल जो है कंसिडर करता है विलेज कोर्ट, ठीक है, वहाँ पे उनका जुरिडिक्शन लिया जाता है टू हियर द ट्रायल ऑफ द केसेस इन्वॉल्विंग द ट्राइब। रेगुलेटरी पावर का अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होता है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है और मैनेज किया जाता है, मैनेज करते हैं, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो मैनेज करता है प्राइमरी स्कूल, ठीक है, वो मैनेज भी करते हैं, इस्टेब्लिश भी करते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी, मार्केट, फिशरीज, ठीक है, इस तरीके से जो है उन सारा डिस्ट्रिक्ट का जो होता है वो रेगुलेट करते हैं। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का अगर फैक्टर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल जो होते हैं वो एम्पावर किए जाते हैं टू एक्सेस एंड कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू एंड टू इम्पोज अ सर्टन स्पेसिफिक टैक्सेस, ठीक है। और जो भी वो रहते हैं, ठीक है, जो भी दे कैन रिसीव also receive the grant in aid from the consolidated fund of India to meet the cost for the cost of a development, ठीक है, cost of a scheme for the development of a healthcare हो education or different further sectors। okay, these are the few फीचर रिलेटेड टू द सिक्स शेड्यूल। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमें मोर टू नो, दैट इज टू इंक्लूड अरुणाचल प्रदेश इन द सिक्स शेड्यूल, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज आउटसाइड द आर्टिकल 368, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब जो मेंशन किया गया है अंडर द आर्टिकल 338A हैज़ रिकमेंड किया है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टू बी डिक्लेयर एज अ ट्राइबल एरिया अंडर द सिक्स शेड्यूल। एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इट इज़ एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द एग्जाम किया है, ठीक है, सिक्स्थ शेड्यूल के एरियाज को और इनर लाइन परमिट एरियाज को, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस आर द मोर पॉइंट विच आर नीड टू बी नो। एंड नेक्स्ट वन इज फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिफ्थ शेड्यूल रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ अ शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट एक्सेप्ट द फोर, डेट इज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल में जो भी रहते हैं डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ अ शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब एक्सेप्ट दिस फोर स्टेट, दैट इज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, 10 स्टेट्स है रिसेंटली जो फिफ्थ शेड्यूल में अभी हैं, दैट इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। दिस आर द 10 स्टेट विच आर बीइंग मेंशन इन द फिफ्थ शेड्यूल। अभी क्या है, प्रेसिडेंट जो होता है वो एम्पावर करता है कि वो डिक्लेयर करे किसी भी एरिया को एज अ शेड्यूल एरिया, एंड जो गवर्नर होता है इट इज़ एम्पावर्ड टू डायरेक्ट फॉर द अप्लीकेशन ऑफ अ पार्लियामेंट
or the state legislature with specific modification or the exemption. Normal administration mechanism अगर देखा जाए operating in the state is not extended to the फिफ्थ शेड्यूल एरिया में जितने भी प्लेसेस होते हैं उसके लिए, ठीक है. पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट जो है दैट इज पीसा एक्ट जो है 1966 का, जो इनेक्ट किया गया था कि एक्सटेंड करे पंचायत राज प्रोविजन, ठीक है, इन द फिफ्थ शेड्यूल विल विद एक्सेप्शन एंड अ मॉडिफिकेशन, ठीक है. कुछ मॉडिफिकेशन होता है पेसा एक्ट में भी, ठीक है. हाउ इज द सिक्स शेड्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम द फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है. इन दोनों में क्या डिफरेंट है, तो सबसे पहला है इट प्रोवाइड अ ग्रेटर ऑटोनॉमी, ठीक है. तो सिक्स शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल में एक ही फर्क, एक मेन जो डिफरेंस है, इट प्रोवाइड अ ग्रेटर ऑटोनॉमी, ये वाला फर्क है. दैट इज ग्रेटर पावर जो है आर डिप्लॉयड एंड पावर टू मेक अ लेजिस्लेशन ऑन न्यूमरस सब्जेक्ट. फिफ्थ शेड्यूल में जो होता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है, हैव ओनली एडवाइजरी पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. पर उससे ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है सिक्स शेड्यूल वाले एरिया को, ठीक है. The council in the fifth schedule is creation of a state legislator, while the sixth schedule is the promotion of the is the product of the constitution, ठीक है. तो फिफ्थ शेड्यूल जो है स्टेट लेजिस्लेचर थ्रू क्रिएट हुआ है, और जो सिक्स शेड्यूल है इट इज़ प्रोटेक्टेड, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज़ अ फाइनेंशियल पावर टू prepare a budget for themselves. Unlike the council on in the fifth schedule, it also receive the fund from the consolidated fund of India. So these are the few differences between the fifth schedule and the sixth schedule. What are the issues related to the sixth schedule, ये देखते हैं. तो सबसे पहला है कि नो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अ पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, देयर इज ओनली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विच इज इलेक्टेड बाय द फ्यू पीपल हु एंजॉय अ ब्रेडल पावर, एंड दस यूनिट जो है शुड बी क्रिएटेड दैट विल बी रिप्रेजेंट द पीपल फ्रॉम ऑल द स्टाटा, ठीक है. सब पीपल से स्टाटा से जो है पीपल होना चाहिए, ठीक है. इस तरीका से यूनिट डिस्टेब्लिश होना चाहिए. पर ये सिक्स शेड्यूल में एक ये इशू है रिलेटेड टू द डिसेंट्रलाइज, दैट इज नो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अ पावर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इशू इज रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ अ स्टेट ओवर द काउंसिल, ठीक है. जो लॉ है इसमें मेड एंड कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायर्ड, दैट इज एसेट ऑफ अ गवर्नर, ठीक है. जैसे मैंने बोला कि किसी भी इसके लिए उनको अप्रूवर लगता है गवर्नर का. सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस को ये जो, ठीक है, गवर्नर कब अप्रूव देगा, ठीक है, असेंट मिलेगा उसका, ठीक है. तो ये इसको एक नो टाइम लिमिट, सो डिले हो सकता है लेजिस्लेशन फॉर एन ईयर. सो अलॉन्ग विद दिस अ कॉन्फ्लिक्ट इन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ अ गवर्नर, ठीक है. देर इज differing view over the discretionary power of a governor with respect to the administration of that area, and thus a conflict arise हो सकता है that there is no requirement of a consultation of a governor with the council. Next is a lack of a codification of a customary law, ठीक है. जो भी customary law लगते हैं, ठीक है, need to be codified and brought into the practical uses, ठीक है, to ensure the protection of a tribal culture identity, but there is lack of a codification of the customary law. Next issue is the lack of a skilled professional, ठीक है. ऑलमोस्ट ऑल जो कंसिल्स है, ठीक है, वहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग प्रोफेशनल नहीं है. दस ये एक इशू है. फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, ठीक है. जो ऑटोनॉमस काउंसिल है दे आर डिपेंडेंट ऑन द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर द फंड. तो एक फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती है स्टेट गवर्नमेंट पे, तो ये एक पॉइंट है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे देर इज़ नो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन जो रिकमेंड करती है कि टू डेवलप डिप्लॉय करे जो भी फंड्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, ठीक है. तो डायरेक्टली उनको स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है, तो वो भी एक पॉइंट आ जाता है. लैक ऑफ अ डेवलपमेंट, ठीक है. ऑल्दो सिक्स्थ शेड्यूल जो इनेक्ट किया गया काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा पीपल को, पर देखा जाए इतने टाइम से ये चल रहा है, पर देर इज़ नॉट प्रॉपर डेवलपमेंट स्टिल नाउ, ठीक है. येट ड्यू टू द नो पंचायत एक पॉइंट हो सकता है पंचायत नहीं होने की वजह से. उसके साथ साथ नो पावर ऑफ अ मनी, ठीक है, लैक ऑफ अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. एंड नेक्स्ट वन इज नॉन सिक्स्थ शेड्यूल एरिया जो है दे हैव इम्प्लीमेंटेड वेरियस स्कीम जैसे कि मनरेगा, पर वहाँ पे जो है वहाँ पे नहीं है सिक्स शेड्यूल के एरिया में. सो दिस इज ऑल्सो द पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज अ करप्शन. सो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड द रैम्पिड करप्शन इज सम ऑफ द वन ऑफ द ऑल्सो पॉइंट, ठीक है, जो डिटेक्ट किया गया है ड्यूरिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ डिफरेंट काउंसिल. सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ. द वे फॉरवर्ड ऐसा है कि creation of elected village council in all areas and ensuring accountability of a village council, ठीक है. एक विलेज काउंसिल होना चाहिए, ठीक है, जो इंश्योर, और उसके साथ साथ उनका अकाउंटेबिलिटी का भी एक इंश्योर करना चाहिए. रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन. रिकॉग्नाइज ग्राम सभा अंडर द लॉ एंड स्पेसिफाई इट्स पावर एंड द फंक्शन.
इंश्योर करना चाहिए वुमेन्स जो होते हैं और उसके साथ साथ जो डिफरेंट इथनिक माइनॉरिटीज़ होती है वो एक्सक्लूड ना हो वाइल रिप्रेजेंटेटिंग इन द काउंसिल, एंड एक ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन of a various development program in that particular reasons. In this way we conclude this news. Moving toward the next इनर लाइन परमिट रिलेटेड न्यूज़ है, तो रिसेंटली मणिपुर जो है हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर द ट्रैवलर कि वो ऑनलाइन वे से ही इनर लाइन परमिट को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे एरियाज़ में अंदर जाने के लिए इनर लाइन परमिट लगती है। ठीक है, जो इस न्यूज़ में हमने डिस्कस करते वक्त डिस्कस किया था। ठीक है, ठीक है, इनर लाइन परमिट वाला। सो मणिपुर ने बोला है कि उन्होंने मतलब मणिपुर ने जो स्टेट है उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल ही किया है लॉन्च। तो इनर लाइन परमिट क्या होते हैं, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो अलाउ करता है इंडियन सिटीजन को कि वो विजिट करे और स्टे करे इन द स्टेट विच आर प्रोटेक्टेड अंडर द इनर लाइन परमिट सिस्टम। ठीक है, और फॉरेनर्स को क्या होता है, एक प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है। ठीक है, कि वो विजिट करे इस टाइप के प्लेसेस को वो। ठीक है, एंड दिस सिस्टम जो है इट इज़ इन्फोर्स्ड इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कौन से मैंने जैसे अभी के ऊपर वाली न्यूज़ में हमने डिस्कस किया कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके साथ साथ नागालैंड, मणिपुर है ना, मिजोरम। ठीक है, नो सिटीज इंडियन सिटीजन कैन विजिट दिस स्टेट अनलेस उनके पास एक प्रॉपर इनर लाइन परमिट नहीं होती है। ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है वो। एंड जो कंसेप्ट है, ठीक है, स्टीम फ्रॉम द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर्स रेगुलेशन एक्ट 1873। ठीक है, इसी एक्ट के अंडर में ही ये जो इनर लाइन परमिट वाला कंसेप्ट आया है। ठीक है, जहाँ पे इनिशियली ये जो एक्ट था 1873 का, जहाँ पे ब्रिटिश जो थे यूज टू फ्रेम अ रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन उन्होंने फ्रेम किया। ठीक है, वो रेस्ट्रिक्ट करते थे द एंट्रीज एंड द रेगुलेटिंग द स्टे ऑफ आउटसाइडर इन द डेजिग्नेटेड एरिया। ठीक है, इसी के अंडर में जो है ये ILP आया है। ठीक है, एंड दिस वॉज प्रोटेक्टेड द क्रॉन ओन कमर्शियल इंटरेस्ट बाय प्रिवेंटिंग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, एंड इन 1950 इंडियन गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया ब्रिटिश सब्जेक्ट टू सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड ILP जो है इट इज़ इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ठीक है, जहाँ पे जैसे मेंशन किया ILP किस किस स्टेट के लिए है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सॉरी मणिपुर एंड यहाँ पे मिजोरम। ओके, फॉर दिस स्टेट्स। अभी देखते हैं कि स्टेटस, और यहाँ पे और एक पॉइंट है कि ऑल्सो द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू द इनर लाइन परमिटेड एरिया। ठीक है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ ILP इन द डिफरेंट स्टेट। अभी इसका स्टेटस क्या है, तो मेघालय का अगर पर्टिकुलर केस देखा जाए, ये अडॉप्ट किया था, adopted a regulation for implementation for inner line permit regime in the state। नवंबर 2019 में मेघालय की जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया था, अमेंडमेंट किया गया था इन द मेघालय रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2016 का। ठीक है, जो लीड करता है टू द लॉ एंड रिक्वायर्ड नॉन रेसिडेंट विजिटर टू द रजिस्टर देमसेल्फ। ठीक है, आसाम का अगर नहीं, इस अमेंडमेंट में क्या पता चला, वाइल द अमेंडमेंट मेघालय हैज अमेंडेड द लॉ, इट वाज नॉट येट क्लियर व्हाट एग्जैक्ट रूल visitor to the state should be a subject to। ठीक है, ऑफिशियली इट हैज़ नॉट बीन सेड टू बी रिप्लीकेशन ऑफ अ ILP रेजिम। ठीक है, तो ILP रेजिम का रिप्लीकेशन नहीं है, बट देयर इज उन्होंने डायरेक्टली ऐसा कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है, देयर इज नॉट एग्जैक्ट रूल रिगार्डिंग दैट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज आसाम। अभी आसाम का कैसा है कि इन आसाम टू देयर हैज़ बीन अ डिमांड फॉर द सर्टन सेक्शन टू वाइल इंट्रोड्यूसिंग द ILP ग्रुप, जैसे कि असोम, जातीयतावादी युवा छात्रा परिषद। ठीक है, एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था, इट हैज़ ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था डिमॉन्स्ट्रेटिंग सीकिंग अ ILP थ्रू आउट द स्टेट। ठीक है, रिसेंटली आसाम फाइनेंशियल मिनिस्टर्स जो है हैज़ रिमार्क द आसाम विल नॉट हैव अ ILP। एंड मणिपुर का अगर स्टेटस देखा जाए तो ILP सिस्टम जो है इट केम इनटू अफेक्ट इन द मणिपुर स्टेट 2020 से। ठीक है, एंड इट इज़ इशूइंग 4 टाइप ऑफ अ परमिट। ठीक है, टेम्पररी, रेगुलर, स्पेशल है ना, लेबर परमिट। ठीक है, लास्ट ईयर मणिपुर पीपल बिल 2018, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो जो पास हुआ था असेंबली में वहाँ पे, एंड द बिल वॉज अंडरगो सीरीज ऑफ अ निगोशिएशन रिगार्डिंग डिफाइनिंग अ मणिपुर पीपल, आफ्टर विच अ कॉन्सिक्वेंस हैज़ रीच रिगार्डिंग अ 1951 एंड अ कट ऑफ ईयर फॉर द
डेफिनेशन, ठीक है। तो कट ऑफ ईयर 1954 उन्होंने बोला, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट एक स्टेटस है डिफरेंट स्टेट्स का, ठीक है, मेघालय, आसाराम, मणिपुर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट क्या है आईएलपी का। तो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, ठीक है। आपको बिना परमिट से आपको अलाउड नहीं है, तो आउटसाइडर वहाँ पे जाके कैसे कुछ बनाए, ठीक है। सो देर इज इम्पोजिशन ऑफ restriction somewhere impact the economy. And next one is a scope of error, that is in issuing the document has been observed due to the human intervention which can cause a inconvenience to the visitor. And next one is fear of a marginalization, that is such as a Meghalaya, ठीक है, where is a sizable chunk of a non-tribal population also resides, and there is a fierce psychosis that among the non-tribals, that is the interest are being overlooked if the ILP will be implemented, ठीक है। These are the some of the impact. Along with this यहाँ पे और एक point mention किया है, that is this is a further accentuated as a definition of indigenous people as a state remain unclear. So these are the few point or the few impact of a ILP, that is inner line permit. Moving toward the next point, news, that is article 370 के बारे में है कि August mark 1 year since the abrogation of article 370 and the 35A, ठीक है। जो लास्ट ईयर एब्रोगेट हुआ था उसको अगस्त में जो है 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। एंड रिगार्डिंग द आर्टिकल 370 और के बारे में दिखा जाए तो जैसे बैकग्राउंड देखा जाए तो 1948 में क्या हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने असाइन किया था ट्रीटी ऑफ एसेशन विद द रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है, टू प्रोवाइड अ कश्मीर प्रोटेक्शन फॉर द पाकिस्तान एग्रेशन, ठीक है। पोस्ट साइनिंग दिस ट्रीटी, दैट इज द ट्रीटी ऑफ एसेशन, आर्टिकल 370 इंसर्ट किया गया था पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो प्रोक्लेम करता है कि एक टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल राइट होगा फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इसी के अंडर पुट किया गया था। बाद में क्या हुआ, एज पर दिस आर्टिकल सेंटर जो था नीड द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंसली टू अप्लाई लॉ एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, इस चारों सेक्टर्स को छोड़ते हुए स्टेट गवर्नमेंट ही अप्लाई करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ही विल अप्लाई द लॉ एंड अलॉन्ग विद द स्टेट रेसिडेंट्स जो रहेंगे वहाँ पे रहने वाले, ठीक है, अंडर द सेपरेट सेट ऑफ अ लॉ सच एज दोज हु हैव अ सिटीजनशिप, ओनरशिप ऑफ अ लॉ, सेपरेट पेनल कोड एंड अ फंडामेंटल राइट। जो आर्टिकल 35A था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर देता था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली को कि वो डिफाइन करे परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट देयर स्पेशल राइट एंड द प्रिविलेज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2019 में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रोमोलगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इस प्रोविजन के ठीक है, इसके अंडर क्या स्टेट कर दिया गया, दिस स्टेट दैट द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस स्टेट के लिए अप्लाई रहेगी। उसके साथ साथ इफेक्टिवली मीन दैट ऑल द प्रोविजन जो है, ठीक है, जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर का उसको सब कुछ एब्रोगेट करती है। उसके साथ साथ जैसे ही 370 एब्रोगेट हो जाता है, उसके साथ साथ जो आर्टिकल 335A था वो भी ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था 2019 का, ठीक है, वो पास किया गया पार्लियामेंट में और फर्दर जो JNK स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। एक JNK डिवीजन जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी और लद्दाख की यूटी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ इस बॉक्स में जो पॉइंट दिए वो डिस्कस कर लेते हैं। पिटिशन रिगार्डिंग द आर्टिकल 370 रिवोकेशन, ठीक है, तो रिवोक होने के बाद काफ़ी ज़्यादा पिटिशन आए, ठीक है, चैलेंजिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। पिटिशन चैलेंज किया गया था एब्रोगेशन ऑफ 370 रिलेटेड और वो पेंडिंग है इन द सुप्रीम कोर्ट। एनी सिग्निफिकेंट हियरिंग इज नॉट टेकन प्लेस, ठीक है। एंड पिटिशन अगेंस्ट द लॉकडाउन एंड फॉर रिस्टोरिंग द 4G सर्विसेज, ठीक है, आफ्टर द एब्रोगेशन काफ़ी ज़्यादा एक ये हो गया था, ठीक है, एक एडॉक मतलब एक सिचुएशन अच्छी नहीं थी वहाँ पे। वहाँ पे 4G नेटवर्क जो था बहुत टाइम तक नहीं था, उसके रिलेटेड भी कि 4G नेटवर्क को रिस्टोर करे और जो लॉकडाउन वहाँ पे चल रहा था उसको भी जो है हटाया जाए, इसलिए पिटिशन साइन की थी। तो पिटिशन जो फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट दिस रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, एंड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर किया टू इंटरनेट डिक्लेयर एक्सेस टू द इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड गवर्नमेंट को बोला कि वो रिव्यू करे सच रेस्ट्रिक्शन को और जो है 4G नेटवर्क को रिस्टोर करें। एनालिसिस डेवलपमेंट सिंस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है, तो यहाँ पे एनालिसिस दिया गया है। सो
पहला पॉइंट अगर देखा जाए, डेवलपमेंट पॉइंट देखते हैं, देन हाउ द एनालिसिस। तो सबसे पहला है कि मेजर हैज़ बीन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ जम्मू एंड कश्मीर। तो जनवरी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80,000 करोड़ का जो पैकेज है डेवलपमेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर को उन्होंने दिया, ठीक है। और उसका एनालिसिस पार्ट अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट इन दिस रीजन हैज़ अ पोटेंशियली इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द रीजन, बूस्ट करेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, क्रिएट करेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड डिक्रीज करेगा मिलिटेंसी एंड द स्ट्रेंथन ऑफ इकोनॉमी। लेजिस्लेटिव चेंजेस अगर देखा जाए तो 354 स्टेट लॉ इज many of the 354 state law in the erstwhile Jammu and Kashmir has been repealed, modify किया गया, एंड while 370 जो है सेंट्रल लॉ वो अप्लीकेबल कर दिए गए वहाँ पे। तो इसका क्या हुआ, several critical legislation पास किए गए by the government of India are now applicable to the Jammu and Kashmir, like जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, ठीक है, उसके जैसे काफ़ी ज़्यादा जो एक्ट है वो अभी जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होने लगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एन अरे ऑफ अ सेंट्रल स्कीम इन द रीजन। तो इससे वजह से क्या हुआ, जो सिटीजन है रिसाइडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर कैन नाउ रिप अ बेनिफिट ऑफ अ सेंट्रल स्कीम, ठीक है, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम होगी, अटल पेंशन योजना, ठीक है, पीएम किसान, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। इस तरीके से जो है बाकी जो स्कीम है वो भी जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट को मिलेंगे, सिटीजन्स को मिलेंगे अंडर द नेशनल सैफ्रॉन मिशन, ठीक है। मोर देन 3500 हेक्टर्स ऑफ लैंड जो है इन जम्मू एंड कश्मीर इज बिंग नाउ रीजेन्युएटेड फॉर द सैफ्रॉन कल्टिवेशन। सो now the next point, administration changes in Jammu and Kashmir and Ladakh after being declared the union territory। तो क्या हुआ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, ठीक है, जो कैरी किए गए वेरियस डिपार्टमेंट में, एंड वेयर द ओवरलैपिंग फंक्शन हैज़ बीन मर्ज एंड नाउ डाउन साइज और अ डाउन साइज, ठीक है, जो ओवरलैपिंग फंक्शन थे उसको मर्ज किया गया। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्या हुआ, डायल्यूशन इन द डोमेशियल लॉ आफ्टर द 35A रिपेल, ठीक है, जैसे मैंने बोला 35A भी रिपेल हो गया ऑटोमेटिकली। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पार्लियामेंट उन्होंने रिडिफाइन किया डोमेशियल इन जम्मू एंड कश्मीर एज दोज हु हैज़ बीन रेसिडिंग फॉर द पीरियड ऑफ अ 15 ईयर इन द यूटी और हैव अ स्टडी फॉर द पीरियड ऑफ अ 7 ईयर एंड अप्लाइड फॉर in appeared in the class 6 10th and 12th in the examination in the registration of a education institute in the JNK। उसके साथ साथ डोमेशियल नाउ ऑल्सो इंक्लूड द चिल्ड्रन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब करते JNK में, ठीक है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशन में या PSUs में सर्व इन JNK फॉर द period of a 10 year and over a 4 lakh people in JNK has been issued a new domicile certificate। इसका implication क्या हुआ, जो ease in procurement of the land will draw more investor in the state और boost करेगा इकोनॉमी को, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय रहेंगे posted in JNK can now reap some benefit as rest of the country। Regarding the next point, several measures are been taken to violent protest and maintain peace in JNK, जैसे कि एक्सटेंड कर दिया गया कर्फ्यू, कंटिन्यू द डिटेंशन वगैरह, उसके रिलेटेड भी मेजर्स लिए गए। एंड इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट ऑन द स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स, लॉकडाउन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, इंक्लूडिंग द जॉब लॉसेस वगैरह भी दिखाई दिए। डिप्लोमेट्स एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट के फ्रंट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो था उन्होंने पोर्ट्रेट द चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर एज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, उन्होंने ऐसे बोला, और उस रीजन के स्टेबिलिटी को थ्रेटन करता है, ऐसे उन्होंने बोला। कंट्रीज़ जैसे कि टर्की और मलेशिया हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया रिगार्डिंग द रेस्ट्रिक्शन जो आए थे JNK के वैली में, ठीक है, इन द यूनियन जनरल असेंबली। कंसर्न रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट वायलेशन इन कश्मीर वेयर ऑल्सो रेज इन सम सेक्शन इन US, UK एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। इसका इम्पैक्ट अगर एनालिसिस अगर देखा जाए, वाइल पाकिस्तान इज ट्राई टू इंटरनेशनलाइज करे कश्मीर इशू, ठीक है, UNSC में इस तरीके से मुद्दे लाते हुए, ठीक है, एंड मीटिंग वॉज क्लोज इनफॉर्मली, और ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज जो था अंडरलाइन दैट JNK एक बायलैटरल इशू है, ठीक है, तो इट डज नॉट डिजर्व टाइम एंड अटेंशन इन द काउंसिल। मूविंग टू द कंक्लूजन, तो कंक्लूजन इस तरीके से किया गया है कि रिवोकेशन ऑफ अ स्पेशल स्टेटस गारंटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर अंडर द आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है, ठीक है, एज अनफोल्ड एंड एम्बिशियस रोड मैप फॉर पीस एंड प्रोग्रेस एंड अलॉन्ग विद दिस इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट इन द एंटायर रीजन, ठीक है। एंड डेवलपमेंट जो आएगा इन द डिसेंट्रलाइज लोकल बॉडीज, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बिल्डिंग मेजर्स अमॉन्ग द यूथ, रिस्टोरिंग ऑफ इंटरनेट, इस तरीके से एक जो है
पार्टिसिपेटरी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है उस रीजन में. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यू स्पेशल प्रोविजन फॉर द अदर स्टेट, इंडियन असिमेट्री फेडरलिज्म. तो रिसेंटली न्यूज़ क्या है, अल्टरेशन ऑफ अ स्पेशल स्टेटस एंड जम्मू एंड कश्मीर जो है ब्रॉट द फोकस स्पेशल प्रोविजन एंजॉय बाय द अदर स्टेट. ठीक है, तो इसका तो उनका जो आर्टिकल था 370 उसको तो अब्रोगेट कर दिया, पर बाकी जो स्टेट से जिनको कुछ स्पेशल स्टेटस मिलता है उसको हाईलाइट करता है. ठीक है, तो व्हाट इज द असिमेट्रिकल फेडरलिज्म. तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो इन अ federal arrangement the constituent unit are identified on the basis of a region or a ethnicity and conferred a varying form of a autonomy or some level of administration and legislative power. जो asymmetrical federalism होता है, ठीक है, is understood to mean a federalism based on unequal power. ठीक है, unequal power रिलेशन इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिजिकल अरेंजमेंट जो होता है स्पिया बिटवीन द यूनिट कंस्टिट्यूटिंग अ फेडरलिज्म. ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गई असिमेट्रिक फेडरलिज्म की. तो असिमेट्रिक फेडरलिज्म अभी इंडिया में कैसा प्रैक्टिस होता है, जो एक स्पेशल प्रोविजन दी गई है सम्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, जैसे अभी 370 तो एब्रोगेट हो गया, पर बाकी जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, फ्रॉम द आर्टिकल 371A 371 टू 371J, तो इससे कुछ स्टेट्स को है कुछ स्पेशल प्रोविजन दी है. इस तरीके से एक असिमेट्रिकल फेडरलिज्म की प्रैक्टिस दिखाई देती है इंडिया में. ठीक है, सेकंड इज यूनियन टेरिटरी. ठीक है, जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है सेंटर थ्रू. ऑल्सो दिस यूनियन टेरिटरी विच हैज अ लेजिस्लेटर, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटर. सो दिस इज अनसिमेट्रिकल फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया. ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरिया, ठीक है, जो 5th और 6th शेड्यूल में मेंशन है. इकोनॉमिक्स असिमेट्री, ठीक है, फाइनेंशियल कमीशन ग्रांट्स, प्रोवाइडिंग फंड टू द लोकल बॉडीज, स्टेट disaster relief fund and compensate for the revenue losses to the state after the devolution of the taxes. Okay, these are the few asymmetric federalism practices in the India. What is the reason for the Indian asymmetrical federalism? क्यों है इंडिया में? तो what are the reasons? सबसे पहला है कि इकोनॉमिक रीजन. ठीक है, कुछ मोटिवेशन फॉर द स्पेशल स्टेटस इसलिए है, मे बी प्योर फॉर एक्सपांडिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड सिक्योरिंग फ्रीडम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन बाय द लार्ज एंड द मोर पावरफुल मेंबर्स ऑफ अ फेडरलिज्म. ठीक है, तो सब स्टेट जो है उतनी इक्वली पावरफुल नहीं है, तो कुछ स्टेट को एक जो है स्पेशल स्टेटस दिए हुए, ठीक है, वो बाकी स्टेट के इक्वल में आ सके, इसलिए स्पेशल स्टेटस दिया गया है. ठीक है, इन द प्योर एंड एक्सपांडिंग फॉर्मेट में. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ पॉलिटिकल फैक्टर एंड प्रिजर्विंग ग्रुप आइडेंटिटी. जैसे हमने बोला कि 5th और 6th शेड्यूल में कुछ शेड्यूल एरिया और शेड्यूल टाइप को एक स्पेशल प्रोविजन दिया है. ठीक है, तो इनका मेन एम ऐसा ही है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स इन द कंट्रीज उनको इनेबल करे कि उनका डेवलप करे. ठीक है, डेवलप देम ऑटोनॉमी एंड प्रिजर्व देयर लैंड एंड द कल्चर. ठीक है, कल्चरल फैक्टर को देखा जाए, जो आर्टिकल 371 टू 371J है, विच अकॉर्ड स्पेशल पावर टू द वेरियस स्टेट्स. जो स्पेशल जो प्रोविजन है इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टू द कस्टमरीज लॉ, रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिसेस एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन अ माइग्रेशन ऑफ अ नॉन रेसिडेंट. ठीक है, तो इस तरीके से उनका एक जो क्लॉजेस है. हिस्टोरिकल फैक्टर में अगर देखा जाए तो असिमेट्रिकल अरेंजमेंट दिखाई देती है इन द शेप by how British unfit the country under this rule, later in the way the territory were integrated and in the Indian Union. एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन क्रिएटेड बिकॉज देर आर टू स्मॉल टू बिकम ए इंडिपेंडेंट स्टेट. ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए वो कुछ प्लेसेस है जो बहुत स्मॉल है, दस दे आर अंडर द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ अ यूनियन टेरिटरी. सो these are the reason why we see the asymmetric federalism. now क्रिटिसिज्म क्या है? तो क्रिटिसिज्म इस तरीके से है कि आर्बिट्रेरीनेस, दैट इज स्पेशल अरेंजमेंट जो इंस्टीट्यूट किए गए हैं टू मीट अ शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन दैट कैन कॉज अ डिग्रेडेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड शेप बाय द पॉलिटिकल डायनामिक. दैट इज इन सेंट्रलाइज फेडरेशन क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कंसिडर्ड द स्कोप टू डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग द यूनिट. ठीक है, तो किसी प्लेस को ज़्यादा ये देंगे, ठीक है, किसी को कम, तो ये कहीं ना कहीं जो है असिमेट्री फेडरलिज्म की वजह से का एक मेन क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? सोर्स ऑफ अटेंशन. ठीक है, यूज ऑफ अ सच डिवाइसेस इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अटेंशन इमर्जिंग बिटवीन द रीजन
विच आर नॉट एड्रेस अंडर द असिमेट्रिकल डिवीजन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द यूज ऑफ असिमेट्रिकल principle in the northeastern state lead to the cascading claim of autonomy raised by the group which are fall outside the preview of a state recognized region. नेक्स्ट इज अ डिफिकल्टी टू रोल बैक। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन डिजाइन किए थे टू एक्सपेंडेड द peaceful relation between India and state before the resolution of a military conflict. However, it will continue for the 7 decade when it will abrogate finally. ठीक है, तो ये भी एक है कि अभी जो स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं उनको रोल बैक करना एक डिफिकल्ट पॉइंट है. सो दिस आर द फ्यू criticism of a asymmetrical federalism. Next is what is the conclusion. So conclusion इस तरीके से है कि India experiences show that asymmetrical federalism जो है that is a transparent and a rule based in a prosecute for a protection of a cultural diverse group like India, transparent and the rule based asymmetric in the association with the democratic consolidation in the multinational federation, and in it may simply by the means of accommodating diverse group interests with the within the unified framework. In this way we can conclude, and इस तरीके से हमारा जो सेशन था, ठीक है, वो ख़त्म हो गया है. ठीक है, हमारा जो डिस्कशन है पांचों न्यूज़ को कवर करने का वो कंप्लीट हो गया है. ठीक है, वी हैव कंप्लीट दिस सेक्शन. हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू.